हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको संबंध क्या है उस पर चर्चा करी थी। संबंध का प्रांत, परिसर, सहप्रांत और साथ ही संबंध का प्रतिलोम संबंध क्या होगा उसकी परिभाषा देते हुए और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी थी। अभी हम संबंध पर आधारित कुछ उदाहरण और लेते हैं और संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपना उदाहरण है, पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, यानी आपके पास पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। किसका समुच्चय? पूर्णांक संख्याओं का। ठीक, और उसमें कह रहा है पूर्णांक संख्याओं में कोई संबंध R है और किस तरीके से है संबंध R कि x R y, यानी x संबंध R द्वारा y से संबंधित है, जहां x और y दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। x भी पूर्णांक और y भी पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांकों में कह रहा है संबंध R, तो इसका मतलब x भी पूर्णांक संख्या है, y भी पूर्णांक संख्या, और कह रहा है x संबंध R द्वारा y से जुड़ा हुआ है। और किस तरीके से जुड़ा हुआ है उसकी आगे बात करिए। किस तरीके से? कि x जो है वो y का वर्ग है, यानी x जो संख्या है, x जो पूर्णांक है वो पूर्णांक y का क्या है? वर्ग है। यानी x जो हमें प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा? अगर हम y का वर्ग करेंगे तो हमको x प्राप्त होता है। फिर आगे बोला हमें ये बताना है कि ये जो हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन 4 क्वेश्चनों में कौन कौन सा कथन दिए गए संबंध R को सत्यापित करता है, यानी कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हमें जो संबंध दिया है उसको लिखते हैं। दिया है पूर्णांकों में संबंध, किसके अंदर? पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार है कि x R y, x और y से इन द सेंस क्या मतलब है? x y का वर्ग है। x क्या है? y का वर्ग है। हम मैथमेटिकल इसे कैसे लिख सकते हैं? यानी x का वर्ग कौन है? y है। हम कैसे लिख सकते हैं? x y का वर्ग है, यानी y का वर्ग y की घात 2 है। कौन? x। ये हमारा संबंध दे रखा है। अब हम इन चारों दिए गए सवालों पर सर्च करते हैं कि दिया गया सवाल क्या सत्य है या असत्य है। तो पहला आपको दिया है 4 R 2। देखते हैं ये बात सत्य है या असत्य है। इस संबंध के हिसाब से क्या होगा? 4 बराबर 2 का वर्ग। क्यों? क्योंकि देखिए x की जगह पर आ गया 4 और y की जगह किसने ले ली? 2 ने। तो देखिए हम इस संबंध के हिसाब से क्या देख सकते हैं? 4 बराबर 2 का वर्ग। आप देखिए 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 4, जो कि क्या है? सत्य है। क्या है? जो कि सत्य है। तो इसका मतलब दिया गया संबंध कैसा हो गया? सत्य हो गया। अभी इसके सेकंड पार्ट में चलें। क्या दिया है? -2 संबंध R द्वारा संबंधित है किससे? 4 से। यानी अगर हम इसको संबंध के हिसाब से लिखें तो क्या लिखा जाएगा? -2 बराबर 4 का वर्ग। आप बताइए सही है या गलत है? हम जानते हैं 4 का वर्ग बराबर 16 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, ना कि -2। जबकि यहाँ क्या दिया है? -2। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सही है? यह गलत है। तो यानी हम लिखेंगे यह संभव नहीं है या असंभव है। और जब यह संभव नहीं है तो इससे क्या क्लियर अपना निष्कर्ष निकला? दिया कथन या दिया संबंध कैसा है? असत्य है। ठीक, इन पूर्णांकों के लिए -2 और 4 के लिए दिया गया संबंध कैसा हो गया? असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि -2 बराबर 4 का वर्ग संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। तो इस तरह से हमने दूसरे पार्ट को किया। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट है आपका
दिया है 3r9, क्या दिया है 3r9। इसको चेक करें तो क्या आएगा 3 बराबर है 9 का वर्ग। आप जरा देखिए क्या सही है या गलत है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि 9 का वर्ग हम करेंगे। आप देखिए हमारा जो संबंध था x और y का, तो x के स्थान पर तो 3 है और y के स्थान पर 9 है, तो इस हिसाब से 3 बराबर 9 का वर्ग होना चाहिए। तो 3 बराबर 9 का वर्ग, क्या ये सही है गलत है? ये गलत है, क्यों? क्योंकि 9 का वर्ग कितना होता है 81 और यहाँ कितना लिख रहा है 3। तो आप लिख देंगे यह संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? दिया संबंध कैसा है? इस सवाल के लिए दिया संबंध असत्य है। ठीक, अभी हमारा एक पार्ट और बचता है। अगला पार्ट है, उसमें बोला है 9r3। क्या दिया है आपको? 9r3। 9r3 का मतलब क्या होगा? इस हिसाब से 9r3 को हम लिख सकते हैं 9 बराबर 3 का वर्ग। चेक करेंगे क्या ये सही है गलत? 9 बराबर 3 का वर्ग, बताइए सही है गलत है? हम 9 बराबर 3 का वर्ग बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3, यानी 3 गुणा 3 का मतलब 9, जो कि 9 के बराबर है। तो आप लिख देंगे यह संभव है, ये संभव है। और जब ये संभव है तो हम लिख सकते हैं दिया संबंध कैसा है? दिया संबंध सत्य है। तो इस तरह से हमने ये दिखाया कि दिया गया संबंध जो हमें दिया हुआ था कब सत्य है और कब असत्य है। तो हमें कैसे पता चला? ये जो r संबंध दिया था, इनमें जो अंक, जो पूर्णांकों के बीच की बात थी कि पूर्णांकों पर जो संबंध r था वो किस तरीके का था। तो जो पहला संख्या थी, पहला अवयव था x, वो किस तरीके का था? कि दूसरे का वर्ग था। y का क्या था? वर्ग। तो आपने इन चारों क्वेश्चनों के अंदर ये चेकआउट किया कि क्या जो हमारा संबंध दे रखा है वो संबंध इन चारों में अप्लाई होता है या नहीं। तो हमने देखा कि जो पहला वाला था 4r2, तो आप क्लियर दिख रहा है तो पहली जो संख्या है वो 100% वर्ग है दूसरी संख्या की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब यह कथन, यानी यह संबंध सत्य है। जबकि दूसरे वाले पार्ट में हमने देखा कि -2 बराबर 4 का वर्ग संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं 4 का वर्ग 16 होता है, ना कि -2। तो इस हिसाब से जो संबंध दिया है वो कैसा हो गया? असत्य हो गया इस सवाल के लिए। तीसरा जो था 3r9, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम 3 बराबर 9 का वर्ग, इस हिसाब से 3 9 का वर्ग है। आप सोचिए 3 9 का वर्ग है, क्या सही है? नहीं है, क्योंकि 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। तो इसका मतलब दिया संबंध असत्य है। और चौथा पार्ट था 9r3, तो यहाँ क्लियर है 9 3 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध सत्य है। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ और बात करते हैं संबंधों पर। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है x बराबर 2 3 4 5 एक समुच्चय और दूसरा समुच्चय y जिसके अंदर है 3 6 7 10, और आपसे कह रहा है संबंध r इस प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? कि x से y विभाज्य है। यानी जो x है वो किस x से y विभाज्य है का मतलब क्या होगा? x y को विभाजित करता है, यानी जो y अंक होगा वो x से विभाजित हो जाता है। जहां स्मॉल x अवयव है कैपिटल X यानी समुच्चय x का, स्मॉल y अवयव है समुच्चय y का, तब संबंध r प्रांत परसर सहप्रांत r इनवर्स यानी r का प्रतिलोम ज्ञात करो। तो इन सब चीजों को हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया है x बराबर समुच्चय x बराबर दिया है 2 3 4 5 और समुच्चय y बराबर दिया है 3 6 7 10। यानी आपको दो समुच्चय दिए हैं, एक समुच्चय x जिसके अंदर अवयव है 2 3 4 5 और एक समुच्चय y जिसके अंदर अवयव है 3 6 7 10। तो इस तरह से हमें इन दो समुच्चयों की सहायता से संबंध r ज्ञात करना है। अब बात करते हैं संबंध r क्या है। संबंध r उसने बोला है r इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। यानी हमें जो दे रखा है हम इसको गुण विधि के माध्यम से लिख के दिखाएं तो कैसे बनेगा? x y फिर युग्म
आएगा R के अंदर, यानी R जो संबंध है x और y में वो किस तरीके से है कि x से y विभाज्य है। x से क्या विभाज्य है? y। और स्मॉल x अवयव है कैपिटल X का, स्मॉल y अवयव है कैपिटल Y का। यानी हमने मैथमेटिकली इसे गुण विधि के माध्यम से संबंध R को प्रदर्शित करके दिखा दिया। अब इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे? तो जब हमें अवयव दिखाने हो तो यानी हमें इस संबंध R को जो हमने गुण विधि में लिख के दिखाया है, हम इसको अब रोस्टर विधि के माध्यम से लिखना सीखते हैं। किस विधि के माध्यम से? रोस्टर विधि से। तो देखते हैं R के अंदर कौन कौन से अवयव आने वाले हैं। पहले स्थान पर x आएगा। x किसका अवयव आएगा? समुच्चय x से। और ये ध्यान रखना है x किस तरीके से आएगा? तो x वो संख्या आएगी जो समुच्चय y के अवयवों को क्या करे? विभाजित करे। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। x के अंदर है 2, क्या यहाँ 2 आ सकता है? अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ ऐसी संख्या आएगी जो कि 2 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 से संख्या विभाजित हो तो ये जो संख्या होगी वो किसकी होगी? समुच्चय y की। तो आप देखिए क्या यहाँ अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 के साथ में कौन आएगा? ऐसी संख्या देखो y के अंदर, समुच्चय y के अंदर ऐसी संख्या देखो जो इस 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से उसमें भाग चला जाए। अगर हम बात करें क्या 2 से 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 2 से 6 में भाग जाएगा? जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2,6। क्या आ जाएगा पहला अवयव? 2,6। क्यों आया 2,6? कारण क्योंकि इसमें लिखा था x से y विभाज्य है। तो x जो हमने चुना वो चुना x में से, कैपिटल X समुच्चय में से, और जो y चुना y वो चुना कैपिटल Y में से। आप देखिए 2 जो चुना है वो कैपिटल X में से चुना है, और जो y चुना है यानी 6 चुना है वो कैपिटल Y से चुना है। और नियम क्या होना चाहिए था? किस तरह से संबंधित हो? x से y विभाज्य हो। तो अब यहाँ क्लियर देख रहे हैं 2 से 6 विभाज्य होता है। 2 से 6 कैसा होता है? विभाजित हो जाता है। आप जानते हैं 2 से अगर हम 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसलिए हमने पहला अवयव प्राप्त कर लिया। अभी हम क्या 2 से किसी और में भी भाग जा सकता है? y के 3 में नहीं जाएगा, 6 में जा चुका, 7 में नहीं जाएगा, 10 में जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं 2,10। क्यों? क्योंकि 2 से 10 में आराम से भाग चला जाएगा। और कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो इस तरह से हमारा पहला अवयव 2,6 प्राप्त हुआ और दूसरा अवयव 2,10 प्राप्त हुआ। ये कब हुआ? जब हमने समुच्चय x का अवयव 2 को लेके चले। अब हम समुच्चय x के अवयव 3 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अगर हम 3 को चुनते हैं तो y से ऐसी कौन सी संख्याएं आ सकती हैं जो कि विभाजित हो जाए? क्या 3 से 3 को विभाजित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3,3, क्योंकि 3 से 3 विभाजित हो जाएगा। इसने ये नहीं लिखा कि ये बड़े छोटे हों, उसने ये बोला है कि विभाजित हो जाए। बराबर भी हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं को भी विभाजित करती है, तो इसलिए 3,3 को भी लिखा जा सकता है। अभी आप देखते हैं 3 के साथ और कौन आ सकता है? 3 के साथ 6 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 3 से 6 विभाज्य होता है। तो x में से 3 चुना और y में से 6 चुना। फिर x का 3 है और y का 7 नहीं जाएगा। 3 से 7 विभाजित नहीं होता। फिर 10, 3 से 10 भी विभाजित नहीं होता। तो इसका मतलब अगर हमने x का 3 चुना तो y का या तो 3 आएगा या y का 6 आएगा। अब अगला एलिमेंट x का 4 चुनते हैं। x का क्या चुनते हैं? 4। और देखते हैं 4 से y की कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी। क्या 4 से हम 3 को विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 4,3 नहीं आ सकता। 4,6 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 4 6 को विभाजित नहीं करता है। फिर आगे 4,7 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 4 7 को भी विभाजित नहीं कर सकता है। अगला 4,10 को लें तो भी संभव नहीं है, क्योंकि 4 से 10 भी विभाजित नहीं होता है। यानी x का अवयव 4 को हम नहीं चुन सकते हैं। अब बात करते हैं x के अवयव 5 की। तो 5,3 लें जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 5 से 3 विभाजित नहीं होता है। फिर अगला एलिमेंट है 5,6। यह भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 से 6 विभाजित नहीं होता है। अगला है 5,7। क्या यह संभव है? यानी 5,7 यह भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 5 से 7 विभाजित नहीं होता है। अगर हम अगला अवयव है 5,10 तो यह
स्थान पर रखा। और जो संबंध में शर्त थी कि x से y विभाज्य, हमने ऐसे अवयवों को लिख दिया। समझ गए आप हमने कैसे संबंध बनाया? आप स्पष्ट रूप देख सकते हैं, पहले अवयव x के हैं और दूसरे अवयव y के हैं। और किस तरह से नियम लगाया है कि x से y विभाजित, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या विभाजित होती है। तो स्पष्ट है, 2 से 6 विभाजित होता है, 2 से 10 विभाजित होता है, 3 से 3 विभाजित होता है, 3 से 6 विभाजित होता है, 5 से 10 विभाजित होता है। यहाँ x में और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि y को विभाजित करती हो। आप एक बार चेक कर सकते हैं, 2 से हम 3 को विभाजित नहीं कर सकते, 2 से 6 को या 2 से 10 को कर सकते हैं। तो 2 से 6 को लिखा, 2 से 10 को लिखा। 3 की बात करें तो 3 से 3 को विभाजित कर सकते हैं या 3 से 6 को विभाजित कर सकते हैं, जो कि लिखा। 4 इनमें से किसी को विभाजित नहीं कर सकती है, y के अंदर उपस्थित किसी भी अवयव को विभाजित नहीं करती। 5 y के अंदर के सिर्फ एक अवयव 10 को विभाजित करती है, तो हमने लिखा 5, 10। तो इस तरह से हमने संबंध R के अंदर उपस्थित अवयवों को ज्ञात करना सीखा। ये जो ऊपर लिखा हुआ था, ये हमारा किस विधि में लिखा था? समुच्चय को गुण विधि के माध्यम से लिखने बताया। और ये जो लिखा हुआ है, ये हमने रोस्टर विधि के माध्यम से हमने बताया। रोस्टर विधि में जो जो अवयव आते हैं, उन सभी अवयवों को लिखकर दिखा देते हैं। अभी हमारा एक पार्ट इसका पूरा हो गया। उसने पूछा था संबंध R ज्ञात करो, तो संबंध R हमने ज्ञात कर ली। अब बात करते हैं प्रांत की। तो R का प्रांत क्या होगा? याद करिए, मैंने प्रांत की डेफिनेशन आपको बताई थी। प्रांत की डेफिनेशन क्या बताई थी? R का जो प्रांत होता था वो क्या होता था? R यानी संबंध R के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों से बना समुच्चय। तो संबंध R के सभी क्रमित युग्म, कितने क्रमित युग्म है? 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी के प्रथम अवयवों से बना समुच्चय। प्रथम अवयव कौन कौन है? 2, फिर से 2। तो आप जानते हैं, जब हम किसी समुच्चय को लिखते हैं तो किसी अंक को दोबारा रिपीट कर कर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ 2, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 को एक बार लिखा। और कौन है? 3। पहला अवयव 2 को 3, तो 3 को भी 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला अवयव कौन? 5। तो हमने क्या लिखा? 2, 3, 5। यानी हमारे पास जो प्रांत होगा R का, उसमें 3 अवयव आएंगे। कौन कौन? 2, 3, 5। कारण क्या थी डेफिनेशन? संबंध R के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय। तो प्रथम अवयवों का समुच्चय हमने लिख दिया, वही R का प्रांत कहलाता है। अभी हमने प्रांत ज्ञात करना सीखा, अब हम सीखेंगे R का परसर। क्या सीखेंगे? R का परसर। R का परसर क्या होता था? R का परसर होता था संबंध R के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। तो संबंध R ये रहा, संबंध R ये रहा, इसके सभी क्रमित युग्म ये रहे, और उनके अंदर द्वितीय अवयव जो है उनका समुच्चय। तो द्वितीय अवयव ये बाद वाले 6 है, 10 है, 6 है, 10 है, 3 है। 3 को लिख देते हैं, देखिए 6, 10, 3 लिख दिया। 6, 10 इन्हें लिख चुके। अंकों को दोबारा नहीं लिखते समुच्चय के अंदर। तो यानी R का क्या प्राप्त हो गया? हमको परिसर प्राप्त हो गया। तो R का हमने प्रांत निकालना सीखा, और R का हमने क्या सीखा? परिसर निकालना सीखा। अभी हमसे और पूछा है R का सहप्रांत। तो R का सहप्रांत क्या होगा? R का सहप्रांत, R का जो सहप्रांत होता था वो होता था क्या? अगर A क्रॉस B का उप समुच्चय R हो, A क्रॉस B का उप समुच्चय संबंध R हो, तो उसमें जो B होता था वही R का सहप्रांत कहलाता था। यहाँ जो समुच्चय है वो कौन कौन है? X और Y। तो ये जो R प्राप्त हुआ है वो किससे प्राप्त हुआ है? X क्रॉस Y से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो Y होगा वो क्या होगा? R का सहप्रांत होगा, यानी कौन होगा? Y होगा। और Y का मतलब Y का अवयव कौन कौन? 3, 6, 7, 10। यानी ये हमें क्या प्राप्त हो गया? R का सहप्रांत। साथ ही R इनवर्स और पूछा है, यानी R का प्रतिलोम। क्या पूछा है? R का प्रतिलोम। R के प्रतिलोम को R की पावर -1 से लिखते थे। और क्या आता था? R की पावर -1 का मान। तो जो R होता था उसके जो अंदर क्रमित युग्म होते
थे उन सभी कृमित युग्मों के अवयवों को आपस में परिवर्तित कर दो। क्या कर दो? आपस में परिवर्तित कर दो। तो 2,6 है पहला अवयव, इसे लिख सकते हैं 6,2। अगला अवयव है 2,10, तो इसे लिखते हैं 10,2। उससे अगला अवयव है 3,3, उसका अगला अवयव होगा 3,3, क्योंकि स्थान परिवर्तित करेंगे वही रहेगा। उसके बाद 3,6, ये आएगा 6,3। उसके आगे का अवयव है 10,5, तो 5,10 इसे क्या लिख सकते हैं? 10,5। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया? आर का क्या ज्ञात कर लिया? प्रतिलोम ज्ञात कर लिया। प्रतिलोम के बारे में एक बार फिर बात करते हैं। प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते थे? जो संबंध आर होता था उसके जो कृमित युग्म होते थे उन सभी कृमित युग्मों के अवयवों को आपस में बदल कर लिख दो, तो जो नया समुच्चय प्राप्त होगा उसी को आर का प्रतिलोम कहते थे। तो इस तरह से हमने 2,6 को लिखा 6,2, 2,10 को लिखा 10,2, 3,3 को लिखा 3,3, 3,6 को लिखा 6,3, 5,10 को लिखा 10,5। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? आर का प्रतिलोम। तो इस तरह से उसने इस सवाल के अंदर संबंध पूछा था, हमने संबंध निकालना बताया। आर का प्रांत पूछा था, आर का प्रांत निकालना बताया। परिसर पूछा था, परिसर निकालना बताया। सह प्रांत पूछा था, सह प्रांत निकालना बताया। साथ ही प्रतिलोम पूछा था आर का, तो हमने प्रतिलोम ज्ञात निकालना निकाला। कभी कभी आपसे एक बात और बोल देता है कि जो संबंध बनता है उस संबंध को आलेख द्वारा और प्रदर्शित करो, यानी तीर लगाकर और प्रदर्शित करके दिखाओ। कैसे? देखिए बात करते हैं। जो हमारा संबंध आर प्राप्त हुआ है वो किस किस से प्राप्त हुआ है? दो समुच्चय x और y से। यहाँ x और यहाँ क्या? y। x के कौन कौन से अवयव हैं? आपके 2, 3, 4, 5, पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है संबंध बनाने में हम सिर्फ उनको लिखते हैं। आर का जो प्रांत है वो कितना है? 2, 3, 5। यह है ठीक। आप लिखना चाहो सबको भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां से दिखाएंगे जैसे आप चाहो 2, 3, 4, 5। y के बारे में बात करें, y में कौन कौन है? 3, 6, 7, 10। अब हमको दिखाना है संबंध। तो संबंध को हम आलेख द्वारा कैसे बना रहे हैं? तो आप देखिए ये किस संबंध द्वारा जुड़े? संबंध आर द्वारा। किस संबंध द्वारा? आर द्वारा। x के अवयव y से संबंध आर द्वारा जुड़े हैं। अब कौन कौन जुड़े हैं उसको देखते हैं। 2 किससे जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा 6 से, तो हम लिख देते हैं 2 जुड़ा है किससे? 6 से जुड़ा। 2 किससे और जुड़ा है? 10 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 जुड़ा है किससे? 10 से जुड़ा है। फिर आगे 3 जुड़ा है 3 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 जुड़ा है किससे? 3 से। फिर 3 जुड़ा है 6 से, तो 3 को हम किससे भी दिखा सकते हैं? 6 से दिखा सकते हैं। ठीक। आगे 4 किसी से नहीं जुड़ा, 4 को नहीं लिखते। 5 जुड़ा है 10 से, तो हमने 5 को और दिखा दिया। तो इस तरह से हमें पता चल गया कौन कौन अवयव x का y के किन किन अवयवों से जुड़ा है। तो हमने देखा 2 6 से जुड़ा है, 2 10 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 3 6 से भी जुड़ा है, 5 10 से जुड़ा है। तो इस तरह से हमने इनका आलेख द्वारा भी बनाकर देखा कि हमारा कौन सा समुच्चय x का अवयव किस अवयव समुच्चय y से जुड़ा हुआ है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको संबंध पर आधारित सवालों पर चर्चा करी। अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिकों के साथ मिलूंगा, कुछ नए सवालों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।